जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार राशिद है और मैं प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर का CEO हूँ जी, और पिछले 21 साल से रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ कराची DHA फेज़ 5 में। जो बात भी करना चाहता हूँ तो बैरिया से रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि उसने एक अच्छा लोगों को एक लाइफस्टाइल दिया, इससे कतई कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत वेल प्लान्ड है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं, इनसे ज़िंदगी का सर्कल पहिया नहीं चलता। ज़िंदगी का सर्कल बेसिक्स नीड्स से चलता है। आप अपने रेजिडेंट्स को किस तरह अकोमोडेट करते हैं, उनसे किस तरह उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि अभी वहाँ पे पूरी तरह बैरिया आबाद ही नहीं हुआ है। चंद एक लोग वहाँ पे गए हैं, चंद एक ख़ानदान, वो भी मैं समझता हूँ ज़्यादातर रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं, कंस्ट्रक्शन की फील्ड से वाबस्ता हैं, वही लोग वहाँ पे गए। लेकिन जो मैं उनके हालात देख रहा हूँ तो मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ पे कोई बंदा मतलब डिफेंस का भी एक रेजिडेंस वहाँ पे जाके नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे यूटिलिटीज़ इस कदर महंगे हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा महंगा है कि वो किसी की बसात में है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक छोटी सी बात आपसे गोशेगुजार करूँ। अभी कुछ दिन पहले मीडिया पे कुछ लोगों की क्लिप्स चलें कि जी बैरिया में पानी के जो मीटर्स की बात लेके और इस तरह की चीज़ें आई हैं, और बहुत सारे लोगों ने बैरिया के हक़ में बातें भी की हैं। तो दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन सारे लोग इतनी पुरताश लाइफ के ख्वाहिशमंद या उसूल में कामयाब नहीं होते, कुछ लोग ही होते। ज़्यादातर हमारा 90% तबका जॉब से रिलेटेड लोग हैं कि जो मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो 29 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली इस्तेमाल कर सके, जो कि एक 2 बेडरूम के फ्लैट में और 3 फैमिली मेम्बर्स की मेरे ख्याल में मंथली बिल जो है वो 20,000 से तजावज़ कर जाएगा। और गैस वहाँ पे वो भी नहीं है कि जो LPG मेरे ख्याल में 2200-2300 रुपये का सिलेंडर है, और सर्दियों में 3-4 सिलेंडर तो कोई बात ही नहीं है, 10,000 रुपये वो। और मेंटेनेंस की मद में भी वो 3 से 4,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और प्लस वहाँ पे जो अभी उन्होंने कोई वहाँ पे वो मीटर लगा दिए हैं पानी के। तो इस तरह के जो इक़दाम हो रहे हैं, और प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो बैरिया से रिलेटेड जो लोगों के इश्यूज़, जो उनको पेमेंट्स के रिफ़ंड करने के इश्यूज़ थे, वो आज तक जूं के त्यों पड़े हुए हैं। ये तो हमारे कराची, हमारे पाकिस्तान के लोगों की मेहरबानी है, जिन्होंने वहाँ पे काम किया, दिन रात मेहनत की है। तो वहाँ पे लोगों ने अपने प्लॉट्स परचेज़ किए हुए थे। डेफिनेटली जिन लोगों ने इतनी बड़ी कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पे कोई काम करना था, और वहाँ पे उनके क्लाइंट्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके अपने दोस्तों यारों ने उन पर भरोसा किया, उनके प्रोजेक्ट्स में बुकिंग की, ऑफिस लिए, फ्लैट्स लिए। तो वहाँ पे एक जो है ना माशियत का भी एक पहिया चला है, एक प्रॉपर्टी का भी एक सिलसिला चला है, जिस पे रेट्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है। वो मैं समझता हूँ कि उस पर जो हमारे इंडिविजुअल्स लोग हैं उनकी बड़ी मेहनत है, प्रॉपर्टी डीलर्स की स्पेशली बहुत बड़ी कावश है और बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं नहीं समझता हूँ कि डीलर्स के बग़ैर बैरिया एक दिन भी सर्वाइव कर सकता है, तो वो उनको क्रेडिट जाता है। मैं अपने भाइयों को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन जहाँ तक दूसरी साइड को देखा जाए तो वो बड़े खौफनाक सूरत हाल है। वो खौफनाक सूरत हाल ऐसे है कि आज भी बैरिया के चेक जो उन्होंने लोगों को दिए थे वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। हाफिज़ नईम साहब तो वो असम्बली के बाहर बैठ गए, उन्होंने हमसे कहा था, अवाम से कहा था कि जो लोगों के पैसों का रिफ़ंड का जो इशूज़ है मैं वो रिज़ॉल्व कराऊँगा। वो जूं का त्यों पड़ा हुआ है। उसके आगे मज़ीद जो है तो वो यूटिलिटीज़ चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो पैसे लेना और ज़ोर ज़बरदस्ती से लेना, नोटिस दे के लोगों को लेना कि आपके प्लाट कैंसिल किए जाएंगे, वो भी बहुत बड़ी ज़्यादती है और वो स्टिल हो रही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई है। और तीसरी सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो शायद इस बिज़नेस को लेके लोगों के ख़दशात अभी तक दूर नहीं किए गए, तो वो जिस तरह आपने एक वाक़या देखा यहाँ पे नस्ला टावर का, मक्का टावर का, आज मलीर कैंट के सामने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नोटिस मिल गए, जो लोगों के तफसात थे वो झूम के तुम पड़े। अब तो लोगों को रात को नींद भी नहीं आती जब से मक्का टावर का इशू हुआ है, क्योंकि बैरिया का जो सिलसिला है वो सबको पता है कि वो ज़ाहिर एक सोसाइटी ट्रांसफ़र है, उसने कहीं से नक्शा वक्शा कोई अप्रूव नहीं कराया, कल कहीं भी ऑपरेशन हो सकता है। तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में इनको चीज़ सोचनी चाहिए थी कि इतना बड़ा इनको टाइम मिला है, सुप्रीम कोर्ट से भी इतना बड़ा वक्त मिला है, तो उन्होंने अपने मामलात
SBCSA KBCSA جو بھی متعلقہ ادارے ہیں, ملیئر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, ان کے ساتھ انہوں نے جو اپنے ریلیشن کو مزید بلڈ کر لینا چاہیے تھا اور صحیح کر لینا چاہیے تھا, جس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے. بالکل وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا, تو وہ اس قدر مطمئن ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے, اور اپنے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ روڈوں پہ نکلتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں اور بہت چیزیں وہ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی خدا را جو اپنی انویسٹمنٹ کریں, اپنی حق حلال کی کمائی کو جو لگا رہے ہیں کہیں پہ, وہ بھی دیکھ بھال کے لگائیں, دیکھ بھال کے اپنی انویسٹمنٹس کریں. اور بحریہ کے اگر لائف سٹائل کو آپ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سوچ کے وہاں پہ جائیں کہ بحریہ بہت مہنگا ہے. بحریہ اتنا مہنگا ہے کہ پورے پاکستان میں بحریہ سے مہنگی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ لائف سٹائل آپ سے لیتا ہے تو اس حساب سے وہ چارج بھی کرتا ہے, لیکن کئی گنا زیادہ چارج کرتا ہے, اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. کوئی پاکستان میں ادارہ نہیں ہے کہ بحریہ سے پوچھ سکے. کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی آپ یہ جو 80 روپے پر یونٹ کے حساب سے جو ہے جناح ایونیو پہ جو بجلی دے رہے ہو, یہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ یہ کیوں ظلم کر رہے ہو وہاں کے لوگوں کے ساتھ؟ جب آپ نے اتنی بڑی سوسائٹی پلان کی تھی تو آپ نے کہ الیکٹرک سے جو ہے الیکٹرک کا معاہدہ کیوں نہیں کیا, ان سے وہاں پہ لائٹ کیوں نہیں لی, یا آپ نے گیس کا وہاں پہ معاہدہ کیوں نہیں کیا, وہاں پہ اپنی سوسائٹی کے لیے گیس کیوں نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہم نے سنا ہے کہ باقی جب تک سوسائٹیز ہیں اگر ان میں گیس اور کہ الیکٹرک کے پیسے نہ پے ہوں تو ان کو NOC اور NDC نہیں ایشو ہوتا ہے. تو میں یہ چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر NOCs اور NDCs دیے گئے تو یہ کس بنا پہ دیے گئے. تو باقی جہاں تک میں اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ اپنے کلائنٹس کا نیک نیتی کے ساتھ اور حق اور انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کی انویسٹمنٹ کرائیں, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کی بڑی زندگی بھر کی پونجی ہوتی ہے, کمائی ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے. وہ تو کہیں وہ نہ ہم لوگ کسی کی دعا کے بدلے بددعاؤں کا وہ نہ بن جائیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور یہ اس طرح کے ایشوز کو جو ہے نا آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, جہاں پہ بہت ساری چیزیں نگیٹو ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ جی.